वेल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग निषाद है और आज की इस वीडियो में हम चाइनीज़ रेवोल्यूशन यानी चीनी क्रांति के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है, यानी कि रेवोल्यूशन शब्द क्या होता है। हम पहले इसको समझेंगे। रेवोल्यूशन शब्द के मतलब समझने के बाद ही हम चाइनीज़ क्रांति को या चीनी क्रांति को हम बहुत अच्छे समझ सकते हैं। तो समझते हैं पहले क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है। तो किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक कार्य पद्धति में हुए आमूल-चूल परिवर्तन को ही हम लोग क्रांति बोलते हैं। नहीं समझा? किसी भी सामाजिक, आर्थिक या नैतिक कार्य पद्धति में हुए आमूल-चूल परिवर्तन को ही हम लोग क्रांति बोलते हैं। तो ये परिभाषा तो हमने बोल दी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो भी हमारी सामाजिक, आर्थिक या जो भी हमारी नैतिक कार्य पद्धति है, या अगर हम प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो भी हमारी समाज चल रहा है, जो भी हमारा समाज रन कर रहा है, या जो हमारी आर्थिक कार्य पद्धति है वो चल रही है, अगर इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस परिवर्तन को ही हम लोग क्रांति बोलते हैं। तो चीनी रेवोल्यूशन यानी कि चीनी क्रांति में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग चीनी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो अगर इस क्रांति के बारे में हम समझे, यानी कि चीनी क्रांति के बारे में या चीनी क्रांति के परिवर्तनों के बारे में समझे, तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? तो इस परिवर्तन को हम समझ सकते हैं कि चीन में एक राजतांत्रिक व्यवस्था थी, जिसका जो अंतिम राजवंश था वो मंचू राजवंश था, और उस राजवंश यानी कि मंचू राजवंश का अंत होकर यहाँ पर गणतंत्र की व्यवस्था हुई, यानी कि यहाँ पर एक गणतांत्रिक व्यवस्था, एक रिपब्लिक बना। तो ये क्या था? ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जो हम चीनी क्रांति के अंदर देखते हैं। तो ये जो 1911 की क्रांति है, चीन की जो 1911 की क्रांति है, इसके बहुत सारे कारण थे या कुछ कॉजेस थे, वो हम समझते हैं। चीन की जो ये 1911 की क्रांति हुई, इस क्रांति के पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण था वो जन असंतोष था, यानी कि लोगों का असंतोष अपने राजा के प्रति। तो इस असंतोष ने ही इस क्रांति को क्या किया? इस क्रांति को आप मान सकते हो इस क्रांति की शुरुआत की इस जन असंतोष थी। तो चीन में एक हमेशा से एक विचारधारा बनी हुई थी कि जब राजा अपना काम सही से करता है, यानी कि शासक अपना काम सही से करता है, तो सारी की सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो चलती हैं। लेकिन अगर राजा पथभ्रष्ट होता है तो देश के अंदर अकाल और विपत्तियां की स्थिति आती है। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि जो हमारे राजा है, यानी कि जो हमारे शासक है, वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं, और वो उनको उखाड़ फेंकते हैं। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा था, कन्फ्यूशियस जो कि एक चीनी दार्शनिक है, वो कहते हैं कि जिस प्रकार पाप और दुराचार बढ़ने पर किसी पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो पिता को सत्ता से हटाए, उसी तरह किसी देश के मंत्रियों का भी ये कर्तव्य होता है, जब राजा अगर ठीक से काम ना करे तो उसको उसकी सत्ता से हटाया जाए। तो ऐसी विचारधारा हमेशा से ही क्या थी? चीन में बनी हुई थी। तो चीन की क्रांति के कुछ, यानी कि 1911 की जो चीन की क्रांति हुई, उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो हमने यहाँ पे लिखे हुए। तो वन बाय वन हम लोग सारी समझते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है क्या? जनसंख्या में वृद्धि और प्राकृतिक विपत्तियां। तो अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो जो जनसंख्या है चीन में, अगर देखा जाए तो चीन में जो 1885 का समय था, यानी कि 1885, तो 1885 के आसपास जो चीन की जनसंख्या थी वो 37 करोड़ 70 लाख के आसपास थी, जो कि 1911 में बढ़कर कितनी हो गई? वो 43 करोड़ के आसपास हो गई। तो लगभग 7 करोड़ के आसपास का क्या हुआ? 7 करोड़ के आसपास का जनसंख्या में इजाफा हुआ। और जनसंख्या में इजाफा होने के बाद जो वहाँ की सरकार थी, यानी कि जो मंचू सरकार थी, उन्होंने जनसंख्या यानी कि बढ़ी हुई जनसंख्या की जो उनकी ज़रूरतें थी, आम ज़रूरतें, जो रोटी कपड़ा मकान है, वो उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। और ऐसी कंडीशन में विपत्तियां भी आई हमारे देश में, जैसे चीन में। जैसे हम मान सकते हैं कि 1910 से 11 के बीच में, 1910 और 11 के बीच में चीन की जो बहुत सारी नदियां थी उनमें बाढ़ आई, और बाढ़ आने से जो भी फसलें वगैरह थी वो खराब हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में जो वहाँ की जनता थी एक भुखमरी की कगार पर पहुंच गई, जिससे लोगों ने क्रांति का सहारा लेना सोचा और अपनी चीनी सरकार को, यानी कि मंचू सरकार को उखाड़ फेंकना चाहा। तो ये क्या है? ये जनसंख्या में वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जो लोगों की ज़रूरतें थी वो बढ़ गई थी, और लोगों की ज़रूरतें बढ़ने के कारण सरकार उनके कर्तव्यों का या सरकार उनके ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी।
दूसरा क्या है, दूसरा है प्रवासी चीनियों का योगदान। प्रवासी का मतलब क्या होता है, प्रवासी का मतलब होता है जब कोई एक नागरिक अपने देश से दूसरे देश में जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रवास। इसे इंग्लिश में माइग्रेट बोलते हैं। तो माइग्रेशन ये होती है। तो प्रवासी चीनों का, जब चीन में ऐसी कंडीशन आई यानी कि अकाल और प्राकृतिक विपत्तियां जैसी स्थितियां आई, तो उस देश से दूसरे देशों में लोगों ने जाना शुरू किया, यानी कि चीनी वासियों ने अपने देश छोड़कर दूसरे देश में, यानी कि काम की तलाश में और काम की और रोजगार की तलाश में वो दूसरे देशों में जाना स्टार्ट किया। तो प्रारंभ में तो वो अमेरिका जाते थे, लेकिन अमेरिका में फिर बाद में एक कानून बनाया गया और कानून बनाने के साथ ही साथ चीनियों को रोका गया अपने देश में, यानी कि अमेरिका में आने से। और साथ ही साथ जब अमेरिका में रोका गया तो वो दूसरे देशों में भी जाना शुरू किए, लेकिन उन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों ने भी वहां पर चीनियों को रोका आने के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ, ऐसी परिस्थितियों में लोगों को अपने देश में तो खाना या जो उनको रोजगार है वो मिल नहीं रहा है और दूसरे भी देशों में वो नहीं जा पा रहे हैं। तो जो भी लोग वापस आए देशों से, वो अपने साथ एक क्रांतिकारी विचार लेके आए और ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या किया, ऐसी कंडीशन में उन्होंने चीनी सरकार यानी कि मंचू सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी समझा। तीसरा जो कारण है हमारा, पश्चिमी देशों का प्रभाव। पश्चिमी देश, जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों ने जो भी प्रगति की है, अपने वैचारिक प्रगति, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यूरोप में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई या और भी जो क्रांतियां हुई, उन सभी क्रांतियों में जो पश्चिमी विचार है यानी कि जो आधुनिक विचार है उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो जो भी प्रवासी मजदूर या जो भी प्रवासी चीनी जो थे भारत चीन वापस आए, तो चीन जब वो वापस आए तो वापस आने के साथ साथ वो अपने साथ एक चीनी यानी कि आधुनिक विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा लेके आए और उस विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी सरकार को, मंची सरकार को उखाड़ फेंकना सोचा और वहां पे एक ऐसी व्यवस्था लाने की सोची जिसमें लोगों के पास, सभी के पास काम हो। तो ये क्या था, ये है पश्चिमी देशों का प्रभाव। और तीसरा क्या है, समाचार पत्रों। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के आसपास आप मान सकते हैं कि चीन में क्या हुआ, समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ और समाचार पत्रों ने लोगों को एकाग्र करके, लोगों को संगठित करके एक शुरू किया, लोगों में विचार फैलाना, और जिससे क्रांति की परिस्थितियां बन सकी। फिर तीसरे क्या, चीनी सरकार की रेल नीति। ये एक बहुत बड़ा कारण था चीनी क्रांति का, और ये चीनी क्रांति का तात्कालिक कारण भी था। तात्कालिक का मतलब है कि 1911 में जो परिस्थितियां बनी, 1911 के आसपास जो परिस्थितियां बनी, तात्कालिक का मतलब होता है कि उस समय की जो परिस्थितियां थी। तो तत्कालिक कारण में जो चीन की रेल नीति है वो एक बहुत बड़ा कारण थी। तो ये रेल नीति क्या थी, देखिए, जो चीनी सरकार थी वो चाहती थी कि हम अपने देश में रेल को, यानी कि रेलवे जो लाइन है उसको बिछाया जाए, लेकिन जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी वो चीनी सरकार की खुद की नहीं थी, वो विदेशों द्वारा यहाँ पर आकर वो क्या करते थे, वो रेल नीति बनाते थे। लेकिन जो चीनी सरकार के जो भी प्रांत थे, वो प्रांत इस बात का विरोधी था, यानी कि जितनी भी प्रांतीय सरकार हुआ करती थी वो चाहते थे कि जो चीन में रेल मार्ग बनाया जाए या रेलवे को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो विदेशों के आधिपत्य में या विदेशों के प्रभाव में ना होकर चीनी सरकार यानी कि जो मंचू सरकार उस समय थी वो अपने प्रभाव से करे। लेकिन मंचू सरकार ऐसा करे कैसे, क्योंकि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। तो इस वजह से वो विदेशों से पैसे लेकर या विदेशी लोगों को ये अनुमति देते थे कि आप आकर यहाँ पर रेल लेती। लेकिन प्रांतीय सरकारों ने क्या किया, इसके खिलाफ गए। और जब 1911 में क्रांति शुरू हुई तो बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस क्रांति को सहयोग दिया और सरकार का यानी कि मंचू सरकार का जो राजवंश था उनको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो उसके अगेंस्ट गए। और तीसरा क्या है, सनयान सेतु के कारण। सनयान सेतु कौन थे, सनयान सेतु एक गरीब घर में पैदा हुए एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस चीनी क्रांति को संगठित किया, यानी कि चीनी प्रवासियों को संगठित किया और संगठित करने के साथ साथ चीन में आगे की क्रांति के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। तो ये कुछ कारण थे चीनी क्रांति के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।